Hello students, you are most welcome in video class of Best Brain Biology. Best Brain Biology की वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो क्लास में, आज की वीडियो क्लास में मैं आपको एक क्लास 12 की यूनिट लेने जा रहा हूं और उसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टर्म 1905 में बेटसन के द्वारा प्रपोज किया गया। बेटसन को हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं, जबकि मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। टीएच मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। तीन बातें, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन है और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन है। टर्म जो देने वाले हैं, जेनेटिक्स टर्म जो दिए हैं, उनका नाम बेटसन है। 1905 में टर्म आया और उस समय मेंडल सर्वाइव भी नहीं कर रहे थे। मेंडल की डेथ 1884 में हो गई थी। मेंडल बेसिकली मॉन्क थे, साधु थे। उन्होंने चर्च ज्वाइन कर लिया और चर्च ज्वाइन करने के साथ उनका इंटरेस्ट प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन में था, इसलिए वो चर्च के ही प्रांगण में 7 सालों तक डिफरेंट गार्डन पी प्लांट्स का आपस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के संबंध में जो भी कंक्लूजन आया उसको 4th वॉल्यूम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पब्लिश कर रहे हैं। यह जो 4th वॉल्यूम नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का था, यह 1885 का था और वह छप के 1886 में। वह 1884 में खुद इस दुनिया से चले गए और उस समय तक उनकी बताई हुई बातों का बहुत लोगों को ठीक से पता भी नहीं चल पाया। कुछ सच बताए, गलत बताए, क्या बताए, अननोइंगली ही डाइड। 1900 में 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, जिसमें से एक का नाम ह्यूगो डिब्रिज, दूसरे का नाम कार्ल कोरेंस, तीसरे का नाम ई शेयरमार्क, ये तीनों डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट प्लांट्स पे मेंडल के किए हुए एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए। उस रिपीटिशन से उनको आइडिया लगा कि व्हाट एवर वाज सेड बाय मेंडल इट वाज करेक्ट, और इस तरह से मेंडल की बातों की रीडिस्कवरी हुई। इस रीडिस्कवरी को 1901 में 1901 में ह्यूगो डिब्रिज ने पब्लिश करवाया और इस बार वह एक वर्ल्ड की बहुत ही फेमस मैगजीन फ्लोरा में पब्लिश हुई और उसके पब्लिकेशन के साथ जेनेटिक्स की रीडिस्कवरी हुई। जो मेंडल की बताई हुई बातें मेंडल के रहते हुए नहीं पता चली, वह मेंडल के जाने के बाद रीडिस्कवरी कराने से सबको पता चल गई और सब लोग उनकी इस बहुमूल्य बातों को समझने और परखने लगे। जब मेंडल थे उसके पहले भी जेनेटिक्स से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा कुछ न कुछ आइडिया दिया जाता रहा। उन आइडिया की आज कोई वैल्यू बहुत नहीं है, लेकिन हाँ, ह्यूमन अपने नॉलेज को गेन करने के लिए कैसे स्टेप्स पूरे करते हैं उस जानकारी के लिए जरूरी है। और नीट के एग्जाम में प्री मेंडेलियन आइडियाज के बारे में किसने प्रपोज किया पूछा जाता है, तो उस नजरिए से यह जरूरी है और उसकी एक लिस्ट हम बोर्ड पे पहले से बना रखे हैं। आप इसको ध्यान से देखें। हमने यहां लिख रखा है प्री मेंडेलियन आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस। पहला आइडिया था moist vapor theory. This moist vapor theory was proposed by पाइथागोरस, जो कि एक
मैथमेटिशियंस भी थे। जो दूसरा कॉन्सेप्ट था पाइथागोरस के बाद दिया हुआ, वो अरिस्टोटल ने दिया, एंड इट वाज नेम्ड एज रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। जो तीसरा आइडिया था प्री मेंडेलियन एरा का, उसका नाम है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, या इसी को थ्योरी ऑफ होमोकुलस कहते हैं। आपको समझने के लिए होमोकुलस क्या है हमने ब्रैकेट में लिख रखा है। होमोकुलस जर्म सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जिनको हम स्पर्म और एग समझते हैं। जो चौथी थ्योरी थी उसका नाम है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इसको डार्विन ने प्रपोज किया। जो पांचवी थ्योरी थी इसका नाम है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, पैनजेनेसिस के बाद आई, और इसको हम लोग जिसने प्रपोज किया उनका नाम है के एफ वोल्फ। लास्ट थ्योरी जो मेंडल से पहले प्रचलन में थी उसका नाम है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, और इट वाज प्रपोज्ड बाय बीसमैन। इस तरह से मेंडल के पहले के कॉन्सेप्ट 6 हैं। इसके बाद मेंडल का कॉन्सेप्ट आता है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जिस प्लांट पे किए उसका नाम गार्डन पी है। गार्डन पी का साइंस में नाम पाइसम सेटाइबम है। इसकी फैमिली का नाम फैबेसी है, या आप पॉपुलरली नोन है लेग्यूमिनेसी है। पाइसम पे मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स कंसीडर किए थे। ये 7 कैरेक्टर्स पाइसम प्लांट के 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे उपलब्ध थे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक क्रोमोसोम पे एक से अधिक भी कैरेक्टर रहे होंगे। इसकी सूची भी हम आपको देंगे। अब आपको बताते हैं कि जेनेटिक्स के नाम पे पढ़ना क्या रहता है। जेनेटिक्स के नाम पे किस बात की पढ़ाई की जाती है, याद रखेंगे। जेनेटिक्स दो चीजों को पढ़ने के लिए बनाया गया है। एक का नाम है इनहेरिटेंस और दूसरे का नाम है वेरिएशन। इनहेरिटेंस को ही हम हेरिडिटी समझते हैं। हेरिडिटी तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जेनेटिक्स इज इक्विवेलेंट टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। माता पिता से संतान में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना हेरिडिटी या इनहेरिटेंस है। जब ये कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो वह एज इट इज नहीं रहता, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन भी हो सकता है, और उस परिवर्तन को ही हम वेरिएशन कहते हैं। ये वेरिएशन कई कैटेगरी के होते हैं। ये इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं और जेनेटिकल भी हो सकते हैं। जेनेटिक्स की पढ़ाई में इन्वायरमेंटल वेरिएशन की पढ़ाई नहीं की जाती। वेरिएशन क्या है ये भी समझिए। ए चेंज इन कैरेक्टर ऑफ प्रोजेनी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के दौरान प्रोजेनी में कैरेक्टर को लेकर जो परिवर्तन हुआ अपने माता पिता से, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। अब 2 शब्द और लिखें। एक शब्द है ऑफ स्प्रिंग्स, दूसरा शब्द है रैमेट। ऑफ स्प्रिंग्स हम प्रोजेनी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बाई पेरेंटल यानी 2 पेरेंट की जरूरत होती है, और इसमें 2 पेरेंट होने की वजह से गैमेट का फ्यूजन होता है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन होता है, और क्रॉसिंग ओवर भी होती है एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। रैमेट इज द प्रोजेनी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोजेनी होते हैं वो एक समान होते हैं, क्योंकि उनमें वेरिएशन नहीं होता, और जिसमें वेरिएशन नहीं होगा उसके लिए हम जेनेटिक्स की पढ़ाई नहीं करते। यानी जेनेटिक्स की पढ़ाई हम उनके लिए करेंगे जिनमें वेरिएशन हो। वेरिएशन जिसमें होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट की जरूरत पड़ती है, और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स को हम प्रोजेनिस को ऑफ स्प्रिंग्स। रैमेट के पॉपुलेशन को क्लोन कहते हैं।
ये बातें याद। अब आता है कि why Mendel considered garden pea plant for his hybridizational experiment। उसके कई कारण हैं। पहला तो कारण है कि यह एक हर्ब है, इजिली कल्टीवेटेड है। दूसरा कारण है कि यह हर्माफ्रोडाइट है, एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी होता है, फीमेल फ्लावर भी होता है। हम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे होते हैं। तीसरा कारण है कि यह आसानी से 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद इन 2 to 3 months, 2-3 months में प्रिपेयर हो जाता है। चौथा कारण है कि इट एक्सप्रेसेस ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स। इसमें ढेर सारे कैरेक्टर एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, जैसे ड्वार्फ भी होता है, टाल भी होता है, फ्लावर के कलर अलग भी होते हैं, इनमें ब्रांचिंग टर्मिनल भी होती है, लेटरल भी होती है, और इस तरह से ढेर सारे कैरेक्टर जो विजिबल थे उनकी वजह से आसानी से मेंडल के पास समझ में आई कि ये प्लांट बड़ा ही कॉन्ट्रास्ट है, और यह एक इंटरेस्टिंग उनके लिए चीज बन गई, जिसके लिए उन्होंने गार्डन पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट में चुना। अब आया कि गार्डन पी प्लांट पे उनके एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने का कारण क्या था। सक्सेस होने का पहला कारण तो ये था कि ये उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसका स्टैटिस्टिकल वेरिएशन यानी एनालिसिस किया। कौन से कैरेक्टर कितनी मात्रा में अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो रहे हैं उसको उन्होंने एनालाइज किया, और इस एनालिसिस से उनको एक सीक्वेंस दिखा जिसको हम लोग आम भाषा में F1 जनरेशन F2 जनरेशन में रेशियो बोलते हैं। और इस जो साम्यता थी वो अब साइंस का भाग था। उनको जीन का आइडिया नहीं था। जिसको जीन का आइडिया ना हो और जेनेटिक्स की पढ़ाई पढ़े, उस जेनेटिक्स को हम क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं, या इसी का नाम फॉरवर्ड जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स में होता क्या है कि हमको कैरेक्टर जो दिखता है, जो विजिबल चीज है वो दिखाई देती है, उस विजिबल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर को फिनोटाइप कहते हैं। और यह फिनोटाइप अगली पीढ़ी में किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, इसको कंट्रोल करने वाले यानी जीन की आइडिया का लेना, आइडिया की जानकारी रखना, आइडिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ना, फॉरवर्ड जेनेटिक्स या क्लासिकल जेनेटिक्स। आज के डेट में जीन का आइडिया है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना है, डीएनए नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस तरह से कुछ वैज्ञानिकों को जीन का आइडिया है, लेकिन वो किस कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है या इनहेरिटेंस में किस कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है इसका आइडिया नहीं। और ऐसी पढ़ाई जिसमें हमें जीन का पूरा आइडिया हो लेकिन उसके द्वारा कंट्रोल करने वाले कैरेक्टर का पूरा आइडिया ना हो, यानी फिनोटाइप का आइडिया ना हो, इस तरह की पढ़ाई करना रिवर्स जेनेटिक्स कहलाता है। रिवर्स जेनेटिक्स का यूज ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स के बनाने में किया जाता है। आज के डेट में ढेर सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, उनको बनाने में रिवर्स जेनेटिक्स का यूज किया जाता है, जहां साइंटिस्ट को जीन का आइडिया है, जीनोम का आइडिया है, और उससे कंट्रोल होने वाले फेनोटाइप का वो आइडिया देते हैं। ये आपके सामने बच्चों मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसके सफल होने के पीछे जो राज था वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और उसकी समरी के तौर पे मैं यहां लिखा हुआ हूं कि गार्डन पी प्लांट एनुअल था, आसानी से इजीली कल्टीवेटेड था, और वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के साथ था। वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के साथ था, यानी आसानी से पौधे के कैरेक्टर में डिफरेंस दिखाई दे रहा था। जो दूसरी बात थी कि वो हर्माफ्रोडाइट था, मतलब वो बाइसेक्सुअल था। एक ही प्लांट बोने पे मेल और फीमेल प्लांट दोनों हो जाता था। और तीसरा, वह सेल्फ पॉलिनेटिंग था, उसको खुद अगली पीढ़ी लाने के लिए किसी अन्य प्लांट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो
बाइसेक्सुअल था, सेल्फ पॉलिनेटिंग था। तो जो कैरेक्टर मेंडल कंसीडर करते थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, सपोज कर लेते हैं उन्होंने स्टेम की लेंथ को कंसीडर किया। स्टेम की लेंथ को जब कंसीडर किया तो उनको दिखा कि कुछ प्लांट एवरेज हाइट से बेहतर है और कुछ प्लांट एवरेज हाइट से कम है। जो एवरेज हाइट से बेहतर थे उनको उन्होंने टाल नाम दिया और जो उससे कम थे उसको उन्होंने ड्वार्फ कहा। अब उनको दो प्रकार के पौधे दिख गए, एक टाल है, एवरेज हाइट से ऊपर है, एक ड्वार्फ है जो एवरेज हाइट से कम है, और उनके बीच उन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस का मतलब आपके लिए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। जब कभी भी क्रॉस बोला जाए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बुक में पढ़ें, तो आप उसका एक ही मीनिंग लेंगे, क्रॉस मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि एक कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कराया जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जा रहा है, उस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। यदि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें दो कैरेक्टर एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, तो उस तरह के क्रॉस को हम दो कैरेक्टर के नाते डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो आप ध्यान दें, अब उनको टाल प्लांट से टाल प्लांट में क्रॉस करना है। टाल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट में क्रॉस कराने का ऑप्शन है, ड्वार्फ का ड्वार्फ में कराने का ऑप्शन है। अब जब वो टाल का ड्वार्फ से कराते तो एक चांस बना रहता पौधे के अंदर कि वो बाइसेक्सुअल होने के नाते सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा। इस सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने के लिए उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की और उस टेक्निक का नाम था इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन एक प्रोसेस है बाय विच एंथर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फ्लावर इन यंग कंडीशन। यंग कंडीशन में ही फ्लावर से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि सिर्फ उस पे कार्पेल, पिस्टिल और स्टिग्मा है और उसके ऊपर एक छोटा सा बैग लगा दिया जाता है, जिससे कि दूसरे फ्लावर के पॉलन आकर पॉलिनेट न करें, और उस प्रोसेस को हम बैगिंग कहते हैं। इस इमैस्कुलेशन और बैगिंग का प्रयोग करके मेंडल ने पौधे को सेल्फ पॉलिनेशन से बचाया और कराया क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे कि वो डिजायर्ड कैरेक्टर के बीच पॉलिनेशन या क्रॉस पॉसिबल करा सके। अब आपको हम बताते हैं कि उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट करके पब्लिश कराया गया था, उसकी जो टाइटल थी उसका नाम था द एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। पहले ही हम बता रखे हैं कि छपा किसमें था, वो पब्लिश किस में हुआ था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पब्लिश हुआ था, उसकी मैगजीन में पब्लिश हुआ था। किस वॉल्यूम में, 4th वॉल्यूम में। कब दिया गया था, 1865 में, और कब पब्लिश होकर आया, जनवरी 66 को। उनके उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर कंसीडर किए गए उनकी संख्या टोटल 7 थी, जिनकी हम लिस्ट बना रखे। ध्यान से इसको देखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर लिखा सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कैरेक्टर्स हैं। दूसरे नंबर पे ट्रेट कैरेक्टर का नाम लिखा है, स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ कॉटिलेडन, पॉट कलर एंड सीड शेप। तीसरे नंबर कॉलम में लिखा है कौन डोमिनेंट कैरेक्टर था, डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है, ये हम एक वीडियो लेक्चर में आपको पहले बता चुके हैं। जो डोमिनेंट था स्टेम लेंथ में वो टॉल है, जो रिसेसिव था ड्वार्फ है, और लास्ट नंबर के कॉलम में लिखा है क्रोमोसोम नंबर। ये है क्रोमोसोम नंबर एट विच द रिस्पॉन्सिबल जीन वाज प्रेजेंट, यानी स्टेम लेंथ को कंट्रोल करने वाला जिम्मेदार जीन किस क्रोमोसोम नंबर पे पाया जाता है। याद क्या रखना है कि गार्डन की प्लांट में कुल 7 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बेसिक सेट क्रोमोसोम का 7 ही है। कैरेक्टर भी 7 कंसीडर किए गए, लेकिन जो कैरेक्टर के जीन का लोकेशन है वह मात्र 4 क्रोमोसोम पे है, 4, 1, 5 एंड 7। यानी इस तरह से हम बोले 1, 4, 5 एंड 7, यानी 3, 6 और 2
3 ऐसे क्रोमोसोम हैं जिसपे पाए जाने वाले कैरेक्टर के बीच मेंडल ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। 1, 4, 5, 7 नंबर के क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले कैरेक्टर के बीच एक्सपेरिमेंट किया। 2, 3 और 6 पे पाए जाने वाले क्रोमोसोम नंबर पे पाए जाने वाले कैरेक्टर के बीच मेंडल ने एक्सपेरिमेंट नहीं कराया। आगे देखिए, पहला जो कैरेक्टर है स्टेम लेंथ यानी हाइट ऑफ द प्लांट स्टेम की लेंथ से डिसाइड होती है, वह टॉल है और इसका जीनोटाइप हम यदि लिखें तो कैपिटल डी होगा। द्वार का जीनोटाइप स्मॉल टी। हम जीनोटाइप लिखते समय डोमिनेंट कैरेक्टर के इनिशियल लेटर को कैपिटल में लिखते हैं और स्मॉल में लिख के रिसेसिव कैरेक्टर को इंडिकेट करते हैं। फ्लावर की पोजीशन, जो साइड में फ्लावर होते हैं उनको हम एक्सियल कहते हैं और इस तरह से इसका जीनोटाइप कैपिटल है। जो एक्सियल नहीं है वो टर्मिनल है, टिप पे है और वो रिसेसिव कैरेक्टर है और उसका जीनोटाइप स्मॉल है और इस कैरेक्टर का भी पोजीशन, जीन का पोजीशन क्रोमोसोम नंबर 4, यानी क्रोमोसोम नंबर 4 पे स्टेम का लेंथ, फ्लावर की पोजीशन और पॉड का शेप, 3 कैरेक्टर पाए गए। इसका मतलब एक बात और है, मेंडल ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जिसमें एक क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया। इन 3 के बीच क्रॉस कराने पर उनको प्रॉब्लम हो गई एक्सप्लेनेशन में और इस तरह से उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट कराए गए कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन के बीच ही उन्होंने क्रॉस कराया, उससे वह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन कर लेंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते तो वह लिंकेज की वजह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए उन एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने छोड़ दिया और जिनके एक्सप्लेन कर पाए उनके दिया। बाद में बात पता चली कि एक क्रोमोसोम पे जितने जीन पाए जाते हैं दे ऑल आर कॉल्ड लिंक जीन्स एंड देयर इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज। तीसरा कैरेक्टर है पॉड शेप, इन्फ्लेटेड पॉड शेप यानी कैपिटल आई और जब सिकुड़न हो पॉड में उसको हम कॉन्स्ट्रिक्टेड कहते हैं, स्मॉल आई और ये तीनों के तीनों कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 4 पे। चौथा कैरेक्टर है कलर ऑफ फ्लावर का कलर डोमिनेंट वायलेट था, कैपिटल वी और स्मॉल वी। रिसेसिव कैरेक्टर व्हाइट है, यह क्रोमोसोम नंबर 1 पे उपलब्ध है। पांचवा कैरेक्टर है कलर ऑफ कॉटिलेडन डोमिनेंट येलो है और इसको कैपिटल वाई से प्योर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रीन को हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी भी पोजीशन क्रोमोसोम नंबर 1 पे थी। यानी कलर ऑफ फ्लावर और कलर ऑफ कॉटिलेडन को लेकर भी उन्होंने कोई क्रॉस का एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। 6 नंबर का जो कैरेक्टर है वो है पॉड का कलर, इट इज ग्रीन, कैपिटल जी और रिसेसिव कैरेक्टर है येलो, स्मॉल जी और इसकी लोकेशन है क्रोमोसोम नंबर 5 पे। लास्ट कैरेक्टर जो 7th सीड शेप है, इट इज राउंडेड, कैपिटल आर और डोमिनेंट की बजाय जब रिसेसिव कैरेक्टर लेते हैं तो इसका जीनोटाइप स्मॉल आर एंड इट्स लोकेशन वाज ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। इस तरह से आज की क्लास में आपको मेंडल के बारे में थोड़ा आइडिया हुआ। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, जेनेटिक्स की डिफिनीशन क्या है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, मेंडल ने गार्डन पी प्लांट क्यों कंसीडर किया, उसकी क्या खासियत थी, उनकी सफलता के क्या कारण थे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से कैरेक्टर लिए, कहाँ पे ये पब्लिश कराया, कब पब्लिश कराया और मेंडल की रीडिस्कवरी कैसे, इतने का ज्ञान कराया। आगे की क्लास के लिए हम बताते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे कुछ कॉन्सेप्ट डिराइव किए थे और उसी को हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इन्हीं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम आपको अगली वीडियो क्लास में बताएंगे। जहां आपको समझ में ना आया है आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।